नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो स्वागत करता हूं लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। ये लाइफ प्रोसेस के थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट में मैंने लाइफ प्रोसेस के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए और कंटिन्यू कीजिए, समझने में ईजी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं ट्रांसपोर्टेशन, जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइफ प्रोसेस का, उसको हम समझेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को समझेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूव करते हैं वीडियो पे। तो ट्रांसपोर्टेशन जो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो ट्रांसपिरेशन जो ह्यूमन बींग्स में हम लोग उसे एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हम लोग ह्यूमन बींग्स में नहीं कहते हैं, उसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में ज़्यादा कहा जाता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ में ब्लड, क्योंकि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग। प्लेज द रोल ऑफ कैरियर ऑफ अ सब्सटेंस, तो यही कैरी करता है। तो ये एक डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, इसीलिए मैंने साइड में एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया है। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल स्पीसीज है जिसमें 3 चेम्बर्ड होता है, क्रोकोडाइल्स में, फिशेस में 2 चेम्बर्ड, किसी किसी में 1 चेम्बर्ड होता है। तो चेम्बर मतलब अलग अलग चेम्बर्स बने हुए हैं। कौन कौन से चेम्बर है? तो लेफ्ट एट्रियम ऊपर में होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, वो छोटा होता है, छोटे साइज में होता है। जो ऊपर में तो सिचुएटेड है वो एट्रियम्स है, या ऑरिकल भी कहा जाता है। तो दोनों सेम चीज है। तो ये दोनों जो होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये स्मॉलर साइज होते हैं इन कंपैरिजन तो जो लोअर चेम्बर्स है। लोअर चेम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट साइड में जो है वो राइट वेंट्रिकल है। और ये डिवाइडिंग वॉल्स होती है, चारों चेम्बर्स को डिवाइड करते हैं, उसे हम लोग सेप्टम कहते हैं। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है। एग्जाम में आप अगर डायग्राम आता है तो ये डायग्राम के बजाय ये डायग्राम भी बनाएंगे तो टीचर नंबर नहीं काटेगा। तो आप ऐसे डायग्राम्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं टीचर को। तो हार्ट बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। क्लास 9th में हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। इट इज स्मॉल, इट कैन फिट इनसाइड अ एडल्ट फिस्ट। तो ये बहुत छोटा होता है और एक एडल्ट फिस्ट के साइज के बराबर होता है। द हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड। तो इसका मेन फंक्शन ही होता है पंप करना ब्लड में और पूरे बॉडी में पहुंचाना। द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चेम्बर, मैंने बता दिया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। फिर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, उसे हम लोग सिस्टोल कहते हैं। और रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल को हम लोग डायस्टोल कहते हैं। तो 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल मिलाकर कहते हैं 1 हार्ट बीट। तो जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप के थ्रू हमारा जो हार्ट बीट चेक होता है उसमें 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल होता है, जिसका जो हमें स्टेथोस्कोप में सुनाई देता है वो लब डब सुनाई देता है। लब डब लब डब, वो धक धक नहीं सुनाई देता, वो लब डब सुनाई देता है। तो हार्ट बीट में 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल होता है। एंड द नंबर ऑफ या फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट इज मेजर्ड बाई हार्ट रेट। तो 1 मिनट में कितना बार ह्यूमन हार्ट बीट करता है उसे हम लोग हार्ट रेट कहते हैं। नॉर्मली जो एडल्ट में रेंज है वो 60 टू 100 होता है। वो डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली लेटे हुए आराम से, तो हमारा हार्ट बीट जो जनरली लोअर होता है, मतलब 70 के आसपास होगा। लेकिन अगर हम लोग कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं या बहुत टेंशन में, तो हमारा हार्ट रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, 100 होता है या 100 के ऊपर भी हो जाता है। तो 60 के बिलो या 100 के अबव हार्ट बीट होना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो एवरेज जो होता है नॉर्मली एडल्ट ह्यूमन बींग्स में वो 72 बीट्स पर मिनट होता है।
अब आते हैं ब्लड वेसल्स समझने के लिए। तो ब्लड वेसल्स तीन टाइप्स के हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। एक एक करके समझते हैं। तो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो वो हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ये आर्टरीज का मेन फंक्शन है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई ना करके वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, वेयर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है। आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। तो इसमें थिक और इलास्टिक वॉल्स क्यों है? as it needs to pump oxygenated blood from the heart to the whole body with high pressure। तो हाई प्रेशर को झेलने के लिए आर्टरीज का जो वॉल होता है वो थिक और इलास्टिक होता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आर्टरीज एंड वेन्स में डिफरेंस या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। वेन्स अब क्या है, वेन्स आर थिन वर्ल्ड। कंपैरिजन किया जाए आर्टरी से तो ये थिन वर्ल्ड होते हैं, इलास्टिक उतने ज्यादा नहीं होते हैं, और ये कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। ठीक है। पल्मोनरी वेन्स एक एक्सेप्शन है विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो ये एक्सेप्शन चीजें आपको याद रखनी होगी। valves are present in veins to prevent the backflow। तो वेन्स में एक इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है वो है valves। तो valves क्या करता है, ब्लड को बैक फ्लो, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है ताकि जो ब्लड की जो मिक्सिंग है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसीलिए वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होती है। अब कैपिलरीज आ जाते हैं। तो कैपिलरीज जो है द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल विच आर वन सेल थिक। तो ये बहुत थिक थिन होते हैं, बहुत हेयर लाइक वन सेल थिक smallest vessels है which are called capillaries। exchange of material between the blood and the surrounding cells takes place across this thin wall। फिर ये capillaries जो join कर लेते हैं together to form veins। तो बेसिकली कैपिलरीज जो है वन सेल थिक ब्लड वेसल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट वेसल्स होते हैं जो बेसिकली लिंक अप करते हैं आर्टरीज को वेन्स के साथ में। ठीक है, तो ये कैपिलरीज है। फिर आते हैं ब्लड। ब्लड हम लोग क्लास 9th में भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ब्लड इज ए connective tissue, fluid connective tissue which plays the role of carrier of various substances in the body। blood is composed of क्या, plasma, blood vessels, blood cells and platelets। तो blood plasma क्या है, blood plasma is a pale colored या whitish colored liquid which is mostly composed of water। 90% जो है ये वाटर से ही कंपोज होता है। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। ठीक है। फिर ब्लड सेल्स में दो तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। तो आरबीसी रेड इसलिए है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन विच इज अ पिगमेंट। ठीक है। तो हेमोग्लोबिन रेडिली कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कंबाइन कर लेता है, उस वो बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो जब रिएक्शन करता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपेंस बिकॉज ऑफ द हेमोग्लोबिन। तो बेसिकली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है। अब समझ लेते हैं व्हाइट ब्लड करप्शंस। तो 11th हम क्लास में आप लोग डिटेल में समझेंगे व्हाइट ब्लड करप्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। क्लास 10th में ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। तो दीज आर बेसिकली पेल व्हाइट कलर फ्लूइड्स, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर थर्ड कंपोनेंट जो है वो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर responsible for blood coagulation। Blood coagulation is a defense mechanism which prevent excess loss of blood in case of injury। जैसे एक हेमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें ब्लड जो है वो एक्सेस में लॉस हो जाता है और इवेंचुअली पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ब्लड अगर कहीं पे इंजरी लग जाता है तो हमें दो से 8 मिनट के अंदर में वो ब्लड कोगुलेट कर लेता है। तो ब्लड कोगुलेशन में प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर ब्लड कोगुलेट नहीं होगा तो एक्सेस ब्लड हमारे बॉडी से लॉस हो जाएगा और इवेंचुअली पर्सन की डेथ हो जाएगी।
फिर आते हैं लिम्फ में। लिम्फ जो है सिमिलर टू ब्लड है, बट आरबीसीज आर एब्सेंट इन द लिम्फ। आरबीसी के साथ साथ बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं वो लिम्फ में एब्सेंट होते हैं। The lymph is formed from the fluid which leaks from the blood capillaries and goes to the intercellular space of the tissues। तो अगर ये दो टिश्यू, अगर ये सब टिश्यू है, तो ये जो स्पेस जो बीच में बच जाता है, वैकेंट स्पेस, ये कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस। The lymph is formed from the fluid which leaks from the blood capillaries and goes to this, ऐसे places में जाके इकट्ठा हो जाता है। This fluid is collected through lymph vessels and finally return to the blood capillaries। ठीक है, तो lymph का भी बहुत important role है immune defense system में। तो lymph yellowish fluid होता है जो escape from the blood capillaries into the intercellular spaces which contains less protein than the blood। ये सब बता दिया हूँ मैं। और lymph का बहुत एक important फीचर आपको याद रखना है, lymph flows from the tissues to the heart assisting in transporting and destroying the germs। तो इसी तरह से वो इम्यून सिस्टम में, डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए, अगर आप ये समझ गए तो आप लगभग पूरे हार्ट को या पूरे सर्कुलेशन सिस्टम को लगभग समझ गए होंगे, तो कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इसे समझ लेते हैं डबल सर्कुलेशन और किस तरह से ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस होती है। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज है। पहला है लंग्स का जो एल्वियोलाई रीजन होता है जहां पर मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दूसरा तो हार्ट इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में जो बॉडी ऑर्गन्स होता है, ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है इसमें इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट जो है लंग्स में क्या होता है, लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ एक रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। तो एक्सचेंज ऑफ गैस मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज किया जाता है, ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से निकलकर वाया पल्मोनरी वेन वो हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है। फर्स्ट जो लेफ्ट साइड में एट्रियम है वहां पर पहुंच जाता है। तो इसमें कौन हेल्प करता है, पल्मोनरी वेन, तो वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो फिर वो लेफ्ट एट्रियम में आ गया तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स कर जाता है। फिर वो कंट्रैक्ट करके लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है और वो ब्लड पंप आउट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट करता है और वो पहुंचा देता है ब्लड जो बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी टिश्यूज है, वहां पर पहुंचा देता है। किसके थ्रू, तो एवोटा के थ्रू। तो एवोटा भी जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। फिर बॉडी ऑर्गन्स में क्या हुआ, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ। तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा तो बाई प्रोडक्ट होगा। तो बाई प्रोडक्ट क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड जो है यहाँ तक पहुंच रहा था वो ऑक्सीनेटेड था, लेकिन इसके बाद में वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ गया। फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में पहुंच जाता है वाया वेना केवा। वेना केवा इसको पहुंचाता है राइट एट्रियम में। ठीक है, तो वेना केवा क्या कैरी करता है, डीऑक्सीनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। तो ये सारे फंक्शंस आपको याद रखना होंगे। एओर्टा क्या काम करता है, वेना केवा क्या काम करता है, पल्मोनरी वेन क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी का क्या है, तो ये सबको याद रखना होगा। तो वाया वेना केवा डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ गया तो राइट एट्रियम रिलैक्स हो गया। फिर राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, फिर कंट्रैक्ट होगा, फिर जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप आउट हो जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप आउट हो जाएगा और इसे कैरी करेगा पल्मोनरी आर्टरी। वो कैरी करेगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स जहां पर गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होगा और फिर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा और ये साइकिल चलते जाएगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड से 2 बार ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इसीलिए डबल सर्कुलेशन कहा जा रहा है। इन ह्यूमन हार्ट ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो वन कार्डियक साइकिल मतलब क्या होता है, वन कंप्लीट हार्ट बीट इन विच ऑल चेंबर्स ऑफ द हार्ट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस इज कॉल्ड अ
कार्डियक साइकिल। तो बेसिकली एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, उसको हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है और कौन से आर्टरीज कौन से वेन्स का क्या क्या फंक्शन है, सब समझ आ गया होगा। तो जनरली जो हार्ट बीट है अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट, ये बता दिया। एंड द हार्ट पंप्स आउट 70 ml ब्लड वन कार्डियक साइकिल में। 70 ml ऑफ ब्लड ऑन एन एवरेज पंप आउट करता है और 1 मिनट के अंदर लगभग 5 लीटर के आसपास ब्लड पर मिनट पंप आउट करता है। तो सोचिए पूरे दिन भर में कितना ब्लड पंप आउट करता है और पूरे जिंदगी भर में कितना हार्ट फंक्शन करता है। इसीलिए हार्ट को स्पेशल केयर की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो अगर हार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो बहुत लीथल हो जाता है, हमारे लिए बहुत लीथल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ डबल सर्कुलेशन आपको समझ आ गया होगा। अब एक छोटा सा और एक कंसेप्ट है ब्लड प्रेशर का। तो बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स, इसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर में दो चीजें हैं, एक होती है वेंट्रिकुलर, एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसे हम लोग कंट्रैक्शन कहते हैं, और जिसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल को हम लोग कंट्रैक्शन या फिर सिस्टोलिक प्रेशर भी कह सकते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर या वेंट्रिकुलर सिस्टोल सेम थिंग है। और दूसरा चीज होता है डायस्टोलिक प्रेशर या वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल या डायस्टोलिक प्रेशर, ये सेम चीज होती है। तो इसे हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो द ब्लड जो एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल्स बोथ आर्टरीज एंड वेन्स में। आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उसकी वॉल थिक होती है, ब्लड ज्यादा वो लेके चलता है इन कंपैरिजन टू वेन। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, वो 120/80 होता है। 120 क्या डिनोट करता है, वो सिस्टोलिक प्रेशर डिनोट करता है, और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर डिनोट करता है। ठीक है, तो 120 मतलब कंट्रैक्शन और 80 मतलब रिलैक्सन। ठीक है, फिर हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, तो 140/90 है, उससे ज्यादा हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं। और लो ब्लड प्रेशर मतलब 100/60 या उससे कम हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है वन वर्ड क्वेश्चन में। तो स्पाइगमोमैनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है। और अब तो डिजिटल बहुत सारे मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, तो ये भी बहुत जगह यूज होता है, साथ ही साथ में डिजिटल भी यूज किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर हार्ट के बारे में, पूरा हार्ट किस ह्यूमन बीइंग के सर्कुलेटरी सिस्टम, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम is responsible for transportation of water and mineral from the roots to the upper parts of the trees। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द ट्री में तो इसका जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, अपवर्ड होता है सिर्फ। ठीक है, जाइलम कंपोज्ड ऑफ ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं। कंडक्टिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, तो ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स हेल्प करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अपर लेयर ऑफ द ट्री। तो ये यूनि डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम का जो फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो अपवर्ड भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सिप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड बास्ट फाइबर्स। तो फ्लोएम में कंडक्शन कौन करता है, तो सिप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स जो है वो फूड लीफ में बन जाता है, तो वो पूरे प्लांट के बॉडी में पहुंचाता है। तो फ्लोएम हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, एंड जाइलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन यूनिडायरेक्शनल, ये सिर्फ अपवर्ड मूव करता है। और फ्लोएम का जो है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फिर एसेंट ऑफ सैप एक कंसेप्ट है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप। आपने कभी गौर किया होगा, बहुत सारे पेड़ होते हैं, कुछ छोटे हाइट के होते हैं, कुछ बड़े हाइट के, कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जो बहुत हाइट के होते हैं, लगभग 50 मीटर 60 मीटर, उससे भी ज्यादा लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो उसके टॉप ऑफ द कैनोपी तक
पानी पहुंचाना या मिनरल्स पहुंचाना, तो ये किससे पॉसिबल है? तो ये एसेंट ऑफ सैप से ही पॉसिबल है। तो बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं एसेंट ऑफ सैप, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की। तो पहला जो फैक्टर है वो है रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू द बेस ऑफ स्टेम। तो ये ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, ये छोटे प्लांट्स में रूट प्रेशर एनफ होता है, लेकिन बड़े प्लांट्स में इसका रोल जो होता है बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है। तो बेसिकली रूट प्रेशर क्या होता है? जो रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है वाटर्स मिनरल सॉइल से, उसे वो थोड़े हाइट तक वो प्लांट में पहुंचा देता है, इसे रूट प्रेशर कहता है। फिर कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन मतलब अगर आपने कभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग अगर घर में देखते हैं तो हम लोग दिया बाती अगर करते हैं पूजा पाठ के समय में, तो जब हम लोग कॉटन रोल करके लगा देते हैं तो वो ऑयल को कैसे सक कर लेता है, वही सेम प्रिंसिपल कैपिलरी एक्शन में भी होता है। तो वाटर को अगेंस्ट द ग्रेविटी सक कर लेता है। तो वाटर इन स्टेम राइजेस अप टू सम हाइट बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन। तो ये भी बहुत हेल्प करता है सर्टेन हाइट तक पहुंचने के लिए। फिर एडिशन एंड कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिससे water molecules make a continuous column in the xylem because of the forces of the adhesion and cohesion among the molecules। फिर जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ट्रांसपिरेशन पुल है, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वाटर एंड मिनरल्स को टॉप ऑफ द कैनोपी, जो ट्री के कैनोपी है वहां तक पहुंचाने में। तो ट्रांसपिरेशन आपको पता होगा कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमाटा या लेंटिसेल्स को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमाटा क्रिएट्स अ वैक्यूम व्हिच क्रिएट्स अ सक्शन एंड कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिससे एक सक्शन क्रिएट होता है, और इसी को ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। द ट्रांसपिरेशन पुल सक्स द वाटर कॉलम फ्रॉम द जाइलम ट्यूब्स एंड thus water is available to rise to great heights even on the tallest plant। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ट्रांसपिरेशन पुल एसेंट ऑफ सैप के बारे में। फिर फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है? तो एक तो इजी था कि एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर क्रिएटिंग पुल। दूसरा हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन द प्लांट। और एक डेफिनेशन याद रख लीजिए, ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं? द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स। बेसिकली खाना कहाँ बनता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ग्रीन लीव्स में या कोई भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम द लीव्स या ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग समझे ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आएगा इस चैप्टर का वो होगा एक्सक्रीशन के ऊपर, और इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।